हाँ तो विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित दुष्यंत कुमार की गजल का अध्ययन करेंगे। 7वां पाठ है गजल। कवि है इसके दुष्यंत कुमार। जैसा कि जानते हैं, गजल जो है वो उर्दू फारसी की विधा है, हिंदी की नहीं, उर्दू फारसी। जिस प्रकार हमारे यहाँ सौठा, चौपाई, धोआ छंद से रुबाइयाँ, गजल, ये इनकी उर्दू फारसी के छंद है। ये जो पाठ है, गजल पाठ जो है, ये दुष्यंत कुमार की बहुत ही प्रसिद्ध साये में धूप गजल संग्रह से ये गजल ली गई है, गजलों का संग्रह। तो सर्वप्रथम हम कवि का परिचय जानते हैं। शायर, गजलकार कहते हैं इनको, शायर कहते हैं, क्योंकि कुछ शायरियों को मिला करके गजल का निर्माण होता है। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में हुआ था सन 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया तथा वहीं से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। वे वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। परिमल, ये नाम आपकी स्मृति में होगा। पूर्व कक्षा में इस परिमल मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ। तो परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे हैं। आपने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। छोटी सी उम्र में 1975 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचना, इनकी जो काव्य कविताएं, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत, गीतिनाट्य में एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई, विष को पीने वाला एक कंठ कौन है? नीलकंठ, जिसको हम बोलते भगवान शिव। एक कंठ विस्पाई इनका गीतिनाट्य। उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। आपने हिंदी में गजल विधा को प्रतिष्ठित किया। परंपरागत छंदों से हट करके गजल विधा को हिंदी में, इनके कई शेर साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। उन्होंने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि गजल को किसी की भूमिका की जरूरत नहीं होती। ये दुष्यंत कुमार के शब्द हैं। मैं प्रतिबद्ध कवि हूं। एक यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूं, यह भी चाहता हूं कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। इन्होंने अपनी गजलों में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों का काफी प्रयोग किया है। जैसे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उर्दू शब्दों के साथ साथ इन्होंने तत्सम शब्दों का, इस प्रकार इनका परिचय है। अब पाठ का परिचय हम देखते हैं। साये में धूप गजल संग्रह से ये पाठ, ये गजल ली गई है। गजल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहां भी उसे शीर्षक न दे करके केवल गजल शब्द प्रयुक्त कर दिया गया है। गजल एक ऐसी विधा है
जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। दोहों की तरह, जैसे दोहे होते हैं हमारे यहाँ, पूर्ण अर्थ देने वाले। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये दोहों के लिए कहा गया है। यही स्थिति शेर की है। शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक शेर पढ़ा 2 पंक्तियों का, वो अपना पूरा, दूसरे शेर अपना दूसरा। इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। वो ऐसी दो ऐसी चीजें हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दूसरा अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। तुक का निर्वाह और मिजाज का निर्वाह, इनको आपस में जोड़ देती है। इस गजल के पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, और इसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गजल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। देखिए, ये इस गजल पाठ का परिचय। उदाहरण देखिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। पहली 2 पंक्तियों में देखिए, तुक का निर्वाह हो गया, तुक मिलाया, दोनों पंक्तियों में तुक मिला दिया, घर के लिए, शहर के लिए। परंतु दूसरे शेर की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह कर दिया उम्र भर के लिए। ये एक शेर की पहचान। इस पाठ का सारांश, इस कविता का सारांश क्या है कि यहां पर कवि राजनीतिकों पर कटाक्ष करता है, उनके झूठे वायदों पर व्यंग करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वादा करते हैं, यानी सुख सुविधाएं देने का वादा करते हैं, परंतु सफल नहीं होते। यहां तो पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है। घर घर में चिराग देने की बात है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहां भी कष्ट मिलते हैं, अतः हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वे उन लोगों के जिंदगी के सफर को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज दबाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी सत्ता को चुनौती देता है, क्योंकि वह अपनी शायरी के माध्यम से उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है, उसे दूसरे के आश्रय में रहना। ये इस पूरी कविता का सारांश था। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष, कला पक्ष को हम समझने का प्रयास करें। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। बहुवचन, कहां चिराग
मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की कि देश के हर घर को चिराग, यानी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। चिराग के कई अर्थ। चिराग माने लैंप, रोशनी, दीपक। हर घर के लिए दीपक देंगे, हर घर को रोशनी देंगे, हर घर को रोशनी। बहुवचन, बहुत सारे दीपक। बहुत दूर, देना तो दूर रहा, कहां चिराग में शहर के लिए भी एक चिराग, एक दीपक उपलब्ध नहीं करा पाए। हर एक व्यक्ति को सुख सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था, वादा किया था। आज स्थिति यह है कि पूरे शहर भर के लिए भी, पूरे शहर के लिए सुविधा, हर व्यक्ति को अलग अलग सुविधा तो देना बहुत दूर, सामूहिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे वादा खिलाफी का विरोध कभी नहीं। अर्थात नेताओं की घोषणाएं कैसी है? कागजी है। दूसरे शेर में कवि कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं जो नागरिक के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है, यानी पेड़ की संज्ञा देता है। इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय धूप मिलती है, यानी रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। जिनसे रक्षा करने की उम्मीद है वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि रक्षा के आड़ में वो शोषण कर रहे हैं। कल्याण करने वाली संस्थाएं आम आदमी का शोषण कर रही हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसलिए दरख्तों के साए में धूप लगती है। धूप से बचने के लिए हम कहां आते हैं? पेड़ों के नीचे आते हैं, पेड़ों के अंदर शीतल छाया लेने के लिए आते हैं। परंतु यहां तो स्थिति विपरीत है, इन पेड़ों के नीचे भी हमें धूप लगती है। इसलिए कवि ऐसे स्थान पर रहना नहीं चाहता जहां अव्यवस्थाओं का राज है। वो ऐसी जगह अपना जीवन बिताना नहीं चाहता जहां आम व्यक्ति को निराशा होती है। वो वहां से हमेशा के लिए जाने के लिए, कि हमेशा के लिए यहां से चला जाए। कवि ने आजाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते हैं। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बहाव में गहनता लाते हैं। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। चिराग व दरख्त आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक है। चिराग में श्लेष अलंकार की छटा है, इसमें कई अर्थ। शोषण का प्रतीक है, सुख सुविधाओं का प्रतीक है चिराग। चिराग रोशनी का प्रतीक है, चिराग दीपक। अंतिम पंक्ति में निराशा व पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। साये में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार। साये में धूप लगती है, इसमें विरोधाभास अलंकार। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। अगला शेर है, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इस सफर
ये जीवन रूपी सत्य। आम व्यक्ति के विषय में कवि बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने को मजबूर है। यदि इनके पास वस्त्र भी न हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। ये लोग उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो गया है, विरोध करने की शक्ति ही नहीं है। क्या ऐसे लोग इन शासकों के लिए उपयुक्त हैं? क्या ऐसे लोग इन शासकों को जवाब दे सकते हैं, इन शासकों का विरोध कर सकते हैं? यही कारण है, इसी के कारण इनका राज शांति से चलता है, क्योंकि ये कमीज न होने पर भी अपने पांवों को मोड़ करके अपने पेटों को ढक लेते हैं। अर्थात इन शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे लोग मुनासिब नहीं हैं। दूसरे शेर में कवि कहता है कि संसार में भगवान नहीं है, कोई बात नहीं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब ही सही। खुदा नहीं है न सही, एक आदमी की कल्पना ही सही, आदमी ने सोच रखा है भगवान है। नहीं मानते मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई बात नहीं। आदमी का वह सपना है, कहने का था ईश्वर मानव की कल्पना है तो है ही। कल्पना के जरिए आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, न सही, परंतु हमें आंखों से देखने के लिए हसीन नजारा, हसीन दृश्य तो मिल जाता है इस नजर के लिए। इस बहाने हम सुंदरता के दर्शन तो कर लेते हैं, एक सुंदर स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप श्रृंगार का हम दर्शन कर लेते हैं, जिससे हमारा जीवन कट जाता है। कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना पहले शेर में बताया है, दूसरे में खुदा को कल्पना मानना। जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति में अपने आप को जी लेना, विरोध न करना, बुराई का भी विरोध न करना, ऐसी भावना भारतीयों के अंदर है। इस पर कटाक्ष किया है। खुदा को कल्पना मानना, कवि ने खुदा को कल्पना माना है। पांव से पेट ढकना नई कल्पना है। ज्यादा ठंड लगती है, उकड़ू बैठ जाते हैं हम, वस्त्र नहीं है न सही, परंतु जब हम उकड़ू बैठ जाते हैं, पांवों से पेट को ढक करके बैठ जाते हैं, तो कुछ ठंड कम हो जाती है। ये नई कल्पना यहां पर की है। उर्दू मिश्रित खली बोली है। सफर जीवन रूपी यात्रा का वर्णन है। इस जीवन जीने के लिए ये लोग कितने उचित हैं जो समझौता कर लेते हैं, वस्त्र न होने पर भी पांव से पेट, समझौतावादी लोग। संगीतात्मकता है, संगीतात्मक नजारा है, नजर के लिए अनुप्रास अलंकार है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। अगला से, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलसिले जुबान शायर की। तेरा निजाम है सिलसिले जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मरे तो गैर की गलियों में
गुलमोहर के लिए। पहले शेर में कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात करता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। आश्वस्त, मुतमईन का मतलब है आश्वस्त है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। ये पत्थर दिल है, ये कभी नहीं। आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। फिर भी कवि को इंतजार है आम आदमी के सर में असर आने का, यानी क्रांति की चिंगारी को जागृत होने का कवि को इंतजार है। आवाज बुलंद हो तो आम व्यक्ति संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं, ऐसी उसको उम्मीद है। ऐसे असर को देखने के लिए वो बेकरार है, बेकरार, बेचैन है। बेकरार माने बेचैन। दूसरे शेर में कवि शायरों और शासकों के संबंध में माने, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर, तेरा राज है भाई, शायर को बोलने से रोक दे, क्योंकि शायर तो विरोधी बात है। कवि तो शासन के विरोध की बात है। कवि और शायरों शासकों के संबंध के बारे में बता। एक जमाना था कि जो कवि और शायर राज्याश्रित थे, शासकों की प्रशंसा करते थे। आज कवि स्वतंत्र है, व्यक्ति की आजादी है उनको, वो शासन के विरोध में भी कविता करते हैं। सत्ता के खिलाफ लोगों को शायर जागृत करता है, जिससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगा देता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जवान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अंग्रेजों ने हमारे बहुत साहित्यकारों की कविताओं पर प्रतिबंध, उनकी कविताओं से क्रांति के बीज उत्पन्न। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, एहतियात जरूरी है। इस बहर के लिए, बहर माने छंद, शेर का एक छंद, ये एहतियात जरूरी है, क्योंकि हर छंद के एक नियम होते हैं, उन नियम को पालन करना बहुत जरूरी होता है। गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी होना बहुत जरूरी होता है। एहतियात माने सावधानी, तभी वो छंद उसके रूप में बन पाता है। इसी प्रकार शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। इसलिए इस शायर की जुबान को सिल देना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। अगर कभी ज्यादा बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जो भी शासन के खिलाफ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आज देख रहे हैं तुरंत शासन के खिलाफ कोई बोलता है, सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरे शेर में शायर कहता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए गुलमोहर के नीचे। गुलमोहर एक प्रकार का फूलदार पेड़ है, का नाम है गुलमोहर। जब तक अपने बगीचे में जिए गुलमोहर के नीचे, और जब मृत्यु हो तो दूसरे की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य जब तक जिए वे मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए और दूसरे के लिए भी उन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए अपना जीवन त्याग दे। यहां पर कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, साथ ही मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षक। पत्थर पिघल नहीं सकता, इससे स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत का पता चलता है। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार की छटा जाता है। पत्थर पिघल में अनुप्रास गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है। गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है। यहां पर जो गुलमोहर शब्द जो प्रयोग किया गया है वो प्रतीक के रूप में किया गया है, मानवीय मूल्यों के रूप में। गुलमोहर माने मानवीय मूल्य।
मूल्यों के प्रतीक, एक प्रकार का फूलदार पेड़ होता है, उसको मानवीय मूल्य के रूप में प्रतीकात्मक इस प्रकार। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मैं और तू की शैली प्रभावशाली है। मैं और तू की शैली, ये इस पाठ का भावार्थ देखा, इसका भाव पक्ष कला पक्ष समझा आपने। अब इस पाठ को पढ़ें, इस पाठ को पढ़ करके इनके प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।